नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की मन की बात। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की चिट्ठी का किया जिक्र। कहा, कैप्टन ने दिया औसत से असाधारण बनने का मंत्र। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज के पीएम मोदी के ऐलान पर बोले राहुल गांधी, केंद्र सरकार ने माना मेरा सुझाव। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद योगी अखिलेश में बार पलटवार। अब तक 177 करोड़ से ज्यादा बरामद। देश में 422 पहुंची ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के 6,987 नए मामले। शनिवार रात से यूपी में लागू हुआ रात्रिकालीन कर्फ्यू। सड़कों पर मुस्तैद दिखी पुलिस, लोगों को देती रही कर्फ्यू पालन की हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया। राजभर के बयान की निंदा करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि राजभर को अपना इतिहास देखना चाहिए। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने ओम प्रकाश राजभर के हाल ही में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। बता दें कि साक्षी महाराज ने राजभर के गाय माता है तो बैल क्या है वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गाय हमारी माता थी और रहेगी। कहा, कल तक ये बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते थे, लेकिन आज उन्होंने धर्म बदल लिया है। जिसे सपा को भी पानी पी पी कर गाली देते थे, उसी की गोद में बैठ गए हैं। कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अपना पहले का और आज का इतिहास देखना चाहिए। आपको बता दें कि सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। गाय हमारी माता थी, है और रहेगी, परंतु कल तक यही बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते थे, लेकिन आज उन्होंने धर्म बदल लिया। जिसे पानी पी पी के गाली देते थे, जो ये कहते थे जो सपा को वोट दो अपनी बहनियां पे, ऐसा करे वैसा करे, आज वो सपा के साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर को अपने पहले का इतिहास आज का अपने आप देखना चाहिए। यूपी में शुरू किए गए नाइट कर्फ्यू पर सपा नेता हाजी जियाउल हक ने तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुर्सी जाने के डर से योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खौफ के चलते शनिवार रात से शहर में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया, जिसके चलते रात भर शहर में चेकिंग हुई। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसको भाजपा का नाइट कर्फ्यू बताया। इस मसले पर सपा नेता हाजी जियाउल हक का कहना है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही कोरोना का वेरिएंट आया है। उनका कहना था कि क्या कोरोना सिर्फ रात में ही आता है? क्या 11 से 5 कोरोना निकलेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा? उनका कहना है कि वेरिएंट के डर से नहीं, बल्कि कुर्सी जाने के डर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट आया है। जितने भी लॉकडाउन जो रात का लगाया, तो क्या कोरोना किसी रात में निकलता है? बीजेपी वालों के लिए कोरोना जो आता है वो सिर्फ रात के लिए आता है। यह 11 से 5 कोरोना रोडों पे निकलेगा और 5 बजे के बाद गायब हो जाएगा। ये कौन सा नया वेरिएंट आया है? भाई साहब, ये वेरिएंट नहीं आया है, कुर्सी जाने का डर आया है। उनकी कुर्सी हिल रही है, उनको अंदेशा दिख रहा है कि ये कुर्सी चली जाएगी। ये कुर्सी के डर में नया कोरोना का वेरिएंट आया है जो रात से शुरू हुआ है। देखिए, अभी ये दिन में भी लगा देंगे। और ये जब मीटिंगें हो रही हैं, हजारों लाखों की तादाद में मीटिंगें हो रही हैं, उसके लिए कोरोना का डर नहीं है। सिर्फ रात में कोरोना आया है। ये कोरोना नहीं है, इसको हम कोरोना नहीं कहेंगे, ये कुर्सी का रोना है। प्रदेश की सरकार की रात्रि कर्फ्यू लगाने पर जो आदेश जारी किए हैं सरकार ने, तो इससे कितना आप खुश है और ना खुश? वही तो मैं इतनी देर से आपसे बात कह रहा हूँ। इससे खुश भाई, 11 से 5 बजे के बीच में सिर्फ पुलिस को उगाही का मौका मिलेगा। जो कोई नौजवान दवा लेने जा रहा होगा, जो कोई ज़ईफ़ अपनी बीमारी में, अपनी मुसीबत में घर से निकलेगा, जो कोई रातों को और बिरात में सफ़र करके कहीं बाहर से आ रहा होगा, उसको पुलिस को सिर्फ और सिर्फ उगाही का मौका मिलेगा। जिससे पुलिस सिर्फ उगाही करेगी, रास्ते में लोगों को रोकेगी, चेकिंग के नाम पर चालान होंगे, उल्टे सीधे तरीके से लोग बंद होंगे, जिसमें 188 में चालान किया जाएगा। नेताओं का काम बढ़ेगा, लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। रात में कर्फ्यू लगा के आप क्या साबित कर रहे हो? 11 से 6 इतनी ठंड है, ठंड में वैसे भी कोई नहीं निकलेगा। अब उस कर्फ्यू के बाद क्या रात में 11 से 6 में कोरोना बच जाएगा? ये कोरोना नहीं है, ये कुर्सी का रोना है। हम लोगों की तरफ से कहना है कि ये कुर्सी का रोना है। कुर्सी का डर सता रहा है साहब, कोरोना नहीं आ रहा है। कहीं नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि नाइट कर्फ्यू लगाने से जो नया वेरिएंट आया है, इससे जो बीमारी घातक आ रही है, तो उसमें क्या कहते हैं? तो इस वेरिएंट में ये आया है क्या? हमारे जो डॉक्टर हैं इस देश के, उन्होंने बताया कि इस वेरिएंट में ये है कि वो रात में निकलेगा नया वेरिएंट, दिन में नहीं निकलेगा।
आपको लॉकडाउन कोरोना लगा रहे हो। आप बताएं, आपने स्वास्थ्य पे क्या काम किया? आपने जनता को देने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया? आपने जनता को देने के लिए सेफ्टी का इंतजाम किया? या पिछले कोरोना में आपने एक मास्क बांटने का काम किया? आपने सिर्फ किया कि लाशों को गंगा में बहा दो, उसको कोई देखना ना पाए, उसकी टीन की चादर से बराबर करा दो। जो जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनको आपने गंगा में बहाने का काम किया। उन्हीं को आप राजनीति करते हो। शमशान घाट और राजनीति, शमशान घाट और कब्रिस्तान के नाम पे आप राजनीति करते हो, और वही शमशान घाट वालों को आपने बेसहारा छोड़ दिया था। आप ये रात में लॉकडाउन लगा रहे हो, आप हमको ये क्यों नहीं बता रहे हो कि हमने स्वास्थ्य के उस पर इतना रुपया दिया है, इतना फंड पास किया है जनता के हित के लिए। भाई सरकार में हो आप, केंद्र में आप हो, यूपी में आप हो, आप हमको इस बात पर जवाब दो ना। जवाब तो उनसे मांगना चाहिए कि आप हमें ये बताओ कि आपने कितना फंड पास किया जनता हित के लिए। साहब हमें हराम के खाने की आदत न डलाओ कि इतने इतने बड़े पैकेट पे अपने बड़े बड़े फ़ोटो छपवा दिए। कल को ऐसे लैपटॉप रखा था, अखिलेश जी बांट रहे थे तो आप कह रहे थे अपना फ़ोटो लगा रहे हो। आज आप 1 किलो रिफाइंड में अपने मार्केटिंग करने के लिए अपने फ़ोटो लगा रहे हो, तो हमें वो हराम करना ही चाहिए। वो हराम का खाने के पिए आपने 1 किलो 3 किलो गेहूँ और 1 किलो चना 1 किलो रिफाइंड हमें दे दिया। क्या बताइए उससे घर चल जाएगा? घर नहीं चलेगा साहब। घर चलता है महंगाई कम होने से, घर चलेगा पेट्रोल डीजल कम होने से, घर इससे नहीं चलता है। घर चलेगा जो 1000 पार सिलेंडर हो रहा है उसका रुपया कम होने से। हमें महंगाई पे काम चाहिए। आप बता रहे हो कोरोना आ गया, खाली कोरोना का रोना थोड़ी ना है भाई साहब। कोरोना तो ये अभी कुर्सी का डर चला रहा है। ये जो कुर्सी का रोना है इसकी वजह से कोरोना है, सिर्फ इस वजह का कोरोना है जो 11 से 6 आ रहा है। अब देखिए कुर्सी का दर्द आ रहा है, अखिलेश जी वापस आ रहे हैं। रातों का डर ये भी है जो अखिलेश जी की रातों को मीटिंग चल रही है, जो रात में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे निकले हैं, उसी दिन से कोरोना का डर सताने लगा है इनको। और रात का कोरोना सबसे पहले इन्होंने इसलिए निकाला कि हमारे नेता अखिलेश यादव रात को फिर रैली लेकर रोड पर ना निकल जाएं। रातों को जो 50-50 हज़ार की पब्लिक जो है इस भयंकर ठंड में रोड पे सर्दी में उनके लिए खड़ी थी, वहीं से इनको डर सताने लगा कि अब कुर्सी हिल गई है। 28 तारीख को जो मोदी की रैली यात्रा है जी नगर में, ऐसे में इनके में कोरोना को लेकर इनको भी देखा जाए बात कही जा रही है। इनको स्थगित कर देनी चाहिए थी, जनता हित के लिए स्थगित कर देनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए था ना भाई। आप जनता हित में आ रहे हो, वहाँ पे कितना लॉकडाउन का पालन होगा आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप तो परेशान है, गरीब भी तो परेशान। गरीब की बता तो रहा हूँ मैं आपको। गरीब का यही है, आपने 1 पैकेट चना दे दिया, 1 पैकेट रिफाइंड दे दिया, उस पर बढ़िया मार्केटिंग वाला अपना फ़ोटो छपा दिया। अब बताओ साहब क्या उससे गैस मिल जाएगी? कैसे पकाएगा वो गरीब? कैसे खाएगा अपने घर को? गरीब को अपने घर की रोटी पेट पालना मुदूबर है। ये दौरे हालात आ चुके हैं, व्यापार ठप हो चुका है, विकास के नाम पे कुछ बचा नहीं। आज जो मेट्रो का शिलान्यास वो करने आ रहे हैं वो मेरे नेता अखिलेश यादव जी के देन है। प्रस्तावक मेरे नेता अमिताभ वाजपेयी जी रहे हैं। उसके परेड की क्रिस्टल मार्केट वो मेरे नेता अमिताभ वाजपेयी की देन है। नवीन मार्केट का सुंदरीकरण मेरे नेता अमिताभ वाजपेयी की देन है, जिसके प्रस्तावक वो हैं। बिठूर का गंगा पुल, जितने भी कानपुर शहर के अंदर विकास हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन रही है। और आगे भी ये जो मेट्रो का करने जा रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। कितनी बार उद्घाटन करोगे भाई? ये उद्घाटन में खर्चा नहीं हो रहा है, आप करने आ रहे हो। कितनी बार करोगे? हमें इस बात का कोई जवाब दे दे। जब उस समय पे केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बीजेपी ने मिलकर उद्घाटन कर दिया, अब क्या ज़रूरत है? अब आप क्या करने आ रहे हो? वो तो आपको पता ही है, इंजीनियरिंग चाय वाले, MBA चाय वाले, कौन कौन से चाय वाले। इतनी अच्छा रोज़गार हमें मिल रहा है, पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। ये तो कहिए आप पत्रकार हो, आप कहीं सच्चाई दिखा दोगे तो आपके ऊपर भी आएगी। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है जो चल रहा है, इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसी परिस्थितियों में ये देश आ चुका है कि बस अब राम ही मालिक हैं इस देश के और कोई नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। आपके चैनल से ये दरख्वास्त करूँगा, इस बाइट को दिखाएं ज़रूर। ओमिक्रॉन के बढ़ रहे खतरे के बीच कानपुर देहात में लोग लापरवाह बने हुए हैं। सरकार भले ही गाइडलाइंस जारी करने के साथ रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा चुकी हो, लेकिन लोग बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जहां केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है और राज्य सरकारों को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए हर संभव कोशिश करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, वहीं यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके बावजूद लोगों में लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। कानपुर देहात में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को दावत देता नजर आ रहा है। यहाँ के मुख्य चौराहों पर और कस्बों में लोगों का बेपरवाह होना चिंताजनक होना। उधर जिले के व्यापारी पीयूष कौशल ने सरकार और चुनाव आयोग से चुनावी रैलियों में लगाम लगाने और चुनाव टालने की मांग की है। क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा जो है देश में फिर से बढ़ गया है, कई मामले आ गए हैं। सरकार ने जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, क्या मानते हैं, क्या कैसा फैसला है और क्या कहेंगे आप? नाइट कर्फ्यू का फैसला ठीक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कोरोना की आपका नाइट में ही निकलता हो। अब ये कि जैसे कि आपकी चुनावी रैलियां हो रही हैं, कोरोना तो वहाँ भी है, उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई ये चुनाव हम अगर आगे भी करा सकते हैं, चुनाव को जरूरी थोड़ी ना भी हो, चुनाव बढ़ाने चाहिए। नहीं चुनाव बढ़ा रहे हैं तो आप रैलियां ना करके अपने और तमाम संसाधन हैं उससे करना चाहिए अपना प्रचार। कोई जरूरी थोड़ी ना उसके लिए रैलियां ही की जाएँ, वो तो कोई ध्यान देना नहीं है। खाली ये है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया, नाइट कर्फ्यू में क्या इससे निकल आएगा भाई? लोगों की जो भीड़ है मुख्य चौराहों पर आमतौर पर देखी जा रही है, काफ़ी भीड़ निकल रही है, बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा घातक वेरिएंट आया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी भी। अब वो जब अपना विकराल रूप ले लेगा तब फिर सब सारे एक्शन होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सजग हाँ, हम लोगों को सजग रहना चाहिए पूरा। उसमें भाई पूरा काम सरकार ही नहीं करेगी, इसमें हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए, हम लोगों को अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। हमारी पब्लिक को भी ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत निगरानी बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए। आपकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से निगरानी की जा रही है बाहरी विदेशी में? ओमिक्रॉन को लेकर के गाइडलाइन के अनुसार हमारी टीम पूरी तरह से तत्पर है। हमारे ज़िले में 1092 निगरानी समितियां पूरी तरह से सक्रिय हैं और हर ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांचें की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी विदेशी यात्री आ रहे हैं, एयर सुविधा पोर्टल से उनकी ट्रेसिंग करके आरआरटी टीम भेज करके उनकी जांच कराई जा रही है और हफ्ते भर का क्वारंटीन उनको दे करके अगर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और उसकी निगरानी करवाई जा रही है। अब तक कितने लोग चिन्हित किए गए हैं जो बाहर से आए हैं? और जैसे प्लेटफॉर्म कानपुर देहात में अब तक 26 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, जो कि एयर सुविधा ऐप से प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा भी 2-3 जो भी हैं कि कहते हैं, मतलब उनको ट्रेस किया जा रहा है, लगातार ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ग्रामीण इलाका है कानपुर देहात का, तो यहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर कैसे चिन्हित करने का काम किया जा रहा है? देखिए, जो ये सूचना होती है हमें एयरपोर्ट से एयर सुविधा पोर्टल से प्राप्त होती है, तो उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये सूचना हमें प्राप्त हो जाती है शासन से। तो वो लिस्ट देख करके उसमें मोबाइल नंबर यात्री का रहता है और साथ में उसका पता रहता है, तो जिससे उसको ट्रेस किया जाता है, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। रेलवे प्लेटफार्म पर और बस स्टॉपों पर किस तरह निगरानी की जाती है? रेलवे स्टेशन और बस स्टॉपों पर जो मरीज आ रहे हैं या जो यात्री आ रहे हैं, उनको देख करके जो जिनमें कोई सिम्टम लग रहा है, सर्दी जुकाम बुखार, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, मतलब पहले उनको क्या कहते हैं मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग की करके जो भी सिम्टोमेटिक या लक्षणात्मक व्यक्ति आते हैं उनकी जांच की जाती है। शनिवार रात से यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। इस दौरान कानपुर में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के पहले दिन मुस्तैदी दिखाई। पुलिस ने इस दौरान आने वाले वाहनों के कागजात चेक किए और लोगों को नाइट कर्फ्यू पालन करने की हिदायत दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी द्वारा घोषित नाइट कर्फ्यू का शहर में पालन कराया गया। आपको बता दें, सूबे में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। हालांकि जरूरी सेवाएं बहाल रहेंगी। बता दें कि शनिवार रात हरबंश महल और बादशाही नाका थाना पुलिस ने रात 10 बजे से ही दुकानें बंद कराने के लिए मोर्चा संभाल लिया था। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन हरबंश महल और बादशाही नाका थाना पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस के तेवर कहीं नरम तो कहीं सख्त रहे। नाइट कर्फ्यू की पहली रात क्रिसमस का त्योहार होने के कारण पुलिस ने परिवार के साथ घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति चेताया और वार्निंग देकर घर जाने को कहा।
वहीं बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोककर वाहनों के कागज चेक किए गए और गाड़ियों की तलाशी ली गई। सर, आज चेकिंग कर रहे हैं, क्या निर्देश दिए आपको मिले? हमारे कमिश्नर महोदय का निर्देश है कि लॉकडाउन देखते हुए रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा ये ग्रांड चेकिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजिट के उस पर की जा रही सुरक्षा व्यवस्था तौर पर। वहीं कई लोगों का चालान भी किया गया, जबकि जो लोग यात्रा के उद्देश्य से स्टेशन आदि के लिए निकले थे उन्हें टिकट चेक कर जाने दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी और केंद्र सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए पुलिस सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करा रही है। ऐसे में जो कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से शाहनवाज खान, AB न्यूज़ इंडिया। अटल जी की याद में कानपुर की खत्री धर्मशाला में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के कोने कोने से आए कवियों ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कानपुर के खत्री धर्मशाला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के मशहूर कवियों ने अटल जी स्मृति में कविता सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। हमारे बीच में धौलपुर से वासुदेव मिश्र लालवती जी, धौलपुर राजस्थान से। हमारे बीच में श्री प्रशांत उपाध्याय जी, हास्य व्यंग के बहुत श्रेष्ठ कवि, शुकाबाद से। हमारे बीच में डॉक्टर रणजीत सिंह जी, प्रतापगढ़ से। श्रीमती व्याख्या मिश्रा, लखनऊ से सुप्रसिद्ध कवित्री। और वेद प्रकाश मणि, अलीगढ़ से। और प्रियंका शुक्ला, उन्नाव से। डॉक्टर राधा साक्या, कानपुर से। और चेतन नितिन खरे, महुआ से पधारे हैं और सभी देश के बड़े चर्चित कवि हैं। हमारा नाम डॉक्टर राधेश्याम मिश्र है। हम राष्ट्रीय कवि हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं और सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, अपने मुख से क्या कहें। हम ही कानपुर के रहने वाले हैं और हमारी एक संस्था है अनमोल रत्न सेवा संस्थान, जिसमें राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री सभी लोग हमारी संस्था के कार्यक्रम में आ चुके हैं, जो कि हम हिंदी पखवाड़ा पर प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। इसमें देश के सभी बड़े बड़े कवि आते हैं, हर वर्ष होता है। हाँ सुने कि जन भावना के अनुरूप करते थे कार्य, जन जन के चहेते आप श्रीमान थे। जन भावना के अनुरूप करते थे कार्य, जन जन के चहेते आप श्रीमान थे। और यथा नाम तथा गुण को सहेजे हुए आप निज कुल भूषण सुजान मतिमान थे। कि आपके द्वारा जो किए गए हैं शुभ कार्य, उन्हीं के ही चहु और आज गुणगान थे। और सत सतवार वंदनीय अभिनंदनीय माननीय अटल जी अतिशय महान थे। सत सतवार वंदनीय अभिनंदनीय माननीय अटल जी अतिशय महान थे। कवि सम्मेलन का आयोजन करने वाले वीरेंद्र दुबे ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इसका आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि इस समय कोविड की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, इसलिए सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। अटल जी का जन्मोत्सव ये आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में खत्री धर्मशाला में आयोजित है। और अटल जी चूँकि देश के जाने माने कवि भी थे, राजनेता भी थे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो आज उनका जन्मोत्सव जहां देश के हर कोने में मनाया जा रहा है। सुबह प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, सबने अटल समाधि पे जाकर के जहां श्रद्धांजलि दी है, हम लोग भी उनको याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए माननीय अटल जी के याद में कवि सम्मेलन रखा गया है। कहाँ से कवियों को बुलाया है? राधेश्याम जी जरा लिस्ट दीजिएगा। बताइए कहाँ के कवि हैं। अटल जी जैसा कि जानते हैं कि आज का दिन हम लोग सुशासन दिवस के रूप में पार्टी मनाती है और हमेशा के लिए इसको निश्चित किया गया है कि अटल जी, आप जानते हैं कि 13 दिन की जब उनकी सरकार थी तो एक वोट के द्वारा सरकार गिर गई थी, लेकिन उस समय अटल जी ने या सरकार ने या पार्टी ने कोई भी ये प्रयास नहीं किया था कि किसी एक सांसद को दल बदल कर लें या किसी का समर्थन ले लें। उन्होंने इस्तीफा देना ज़्यादा अच्छा समझा
और इस्तीफ़ा दे दिया था। तो हम उनको आज सुशासन दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। और निश्चित रूप से अटल जी के कद का नेता, आप जानते हैं कि जब यूएनओ में भारत सरकार को, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, एक प्रतिनिधि को जब भेजना था तो अटल जी विरोधी दल के नेता थे और उनको कांग्रेस की सरकार ने यूएनओ में भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। थर्ड वेव की बात कही जा रही है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या संदेश है जनता के लिए? अब जनता से मेरा संदेश है कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। नमस्कार।